अमेरिका अजीब मुल्क है। कभी कभार लगता है जैसे ये अमेरिका नहीं कुहकाफ है और यहाँ इंसान नहीं जिन्नात बसते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके वीजे के लिए लोग अपनी धरती माँ को बेच देते हैं। वो सुपर पावर जिसके एक इशारे पे हुकूमतों के तख्ते पलटाए जाते हैं। वो जिसे चाहे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दे और अर्श से गिराकर तख्ताए दार पर लटका दे। जिस मुल्क पर चाहे न्यूक्लियर बम गिराए, करोड़ इंसानों का खून बहाए और फिर नोबेल अमन इनाम का हकदार भी बन जाए। Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama. वो वाहिद मुल्क जिसने 60 साल पहले चांद पर कदम रखे और अब मरीख को फतह करने के प्लान्स बना रहा है। We are going to be able to take astronauts to Mars. Yes! इलॉन मस्क भी तो अमेरिकन ही हैं, जिनके पास पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा डॉलर्स हैं। और डॉलर्स से याद आया, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम भी अमेरिका से ही कंट्रोल होता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, वीजा, मास्टरकार्ड, सब के सब मेड एंड कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। इंटरनेट अमेरिका, फेसबुक, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब अमेरिकन। और ये सब तो वो चीजें हैं जो रियल हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस के पहाड़ों में एक हॉलीवुड भी छुपा है, जहां से दुनिया भर के करोड़ों नहीं अरबों इंसानों के दिमागों को कंट्रोल किया जाता है। पहले रैम्बो बनाकर बताया जाता है कि मुजाहिदीन तो अच्छे होते हैं और फिर जीरो डार्क 30 में उन्हीं मुजाहिदीन को पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना दिया जाता है। ये सब काम मेरे और आपके जैसे आम इंसानों की बात नहीं, ये तो सिर्फ अमेरिका के जिन ही कर सकते हैं। लेकिन आज की कहानी इन जिन्नात के बारे में नहीं, बल्कि उस तोते के बारे में है जिसके अंदर इन बड़े बड़े जिन्नात की जान कैद थी। एक ऐसा जादूगर जो इन अमेरिकन जिन्नात को अपने उड़न खटोले पर बिठाकर एक तलिस्माती जजीरे पर ले जाता और जो एक बार उसके जजीरे पर आ जाता, वो हमेशा के लिए उसको अपना गुलाम बना लेता। कहा जाता है अमेरिकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी होता है, लेकिन उस शख्स के आगे क्लिंटन और ट्रंप जैसे 2 टाइम प्रेसिडेंट्स भी बेबस नजर आते। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि वो कौन जादूगर था और इतना ताकतवर कैसे बन गया। सब बताऊंगा, मगर उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाऊंगा दुनिया के सबसे बड़े हनी ट्रैप ऑपरेशन के मास्टरमाइंड जेफरी एप्स्टीन की कहानी। Jeffrey Epstein, working on behalf of Intel Services, probably not American. this guy was the greatest blackmailer ever. दूसरी जंगी अजीम की फतह के साथ सुपर पावर स्टेटस अब बर्तानिया से अमेरिका को मुंतकिल हो चुका था। न्यूयॉर्क दुनिया का फाइनेंस कैपिटल बनता जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क की बुलंद वाला इमारत और चमक धमक के साए में एक और दुनिया आबाद थी, वर्किंग क्लास लोगों की दुनिया। वर्किंग क्लास तबका न्यूयॉर्क के छोटे छोटे से इलाकों में रहता। ऐसा ही एक इलाका था ब्रुकलिन, जहां 20 जनवरी 1993 को जॉर्ज एप्स्टीन नामी एक यहूदी के घर में जेफरी की पैदाइश हुई। चंद साल बाद जेफरी का एक और भाई मार्क भी दुनिया में आ गया। जॉर्ज बाई प्रोफेशन एक गार्डनर था और जेफरी की वालदा एक हाउसवाइफ थी। जेफरी बचपन में तो काफी खामोश तबीयत पढ़ाकू टाइप का लड़का था, लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला होते ही उसकी तबीयत में 180 डिग्री चेंज आ गया। सारा वक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगा रहता, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। और फिर उसने एक अजीब हरकत की, पढ़ना छोड़कर पढ़ाना शुरू कर दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट जेफरी न्यूयॉर्क के इलीट प्राइवेट स्कूल डॉल्टन में मैथ्स का टीचर लग गया। सवाल यह है कि डॉल्टन जैसी इलीट हाई स्कूल ने जेफरी जैसे ड्रॉप आउट को नौकरी क्यों दी। दरअसल उस जमाने में स्कूल का सारा निजाम डोनाल्ड बार्न नामी एक शख्स देख रहा था, और वो एक इंतहाई गैर मामूली मिजाज का आदमी था। एक अमरीकी नाक़िद जो एप्स्टीन के मुतालिक गहरी रिसर्च के हवाले से जाने जाते हैं, वो डोनाल्ड बार के मुतालिक कुछ अजीब सी बातें बताते हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। Donald Barr was also somebody who used to work for the OSS, which was the precursor to the CIA back during World War II. So he has that connection. Donald Barr also dabbled in science fiction writing in his spare time. One of the books that he wrote is called Space Relations, and he wrote it right around this time that he hired Jeffrey Epstein.
The basic plot of it involves the main character who is kidnapped and sold into slavery on this alien planet that's ruled by 7 oligarchs who just have been corrupted by their power and their wealth to the point where they're basically insane, and they spend most of their time breeding young slaves and kidnapping children from around the universe to bring them home and use them as sex slaves. Right near the beginning, there's a scene of these grotesque aliens that kidnap the guy. That they make one of them makes the prisoners watch while he a 15-year-old virginal redhead. And so these are the books that Donald Barr, former OSS agent, these are the kind of books that he was writing at the time that he hired the most notorious pedophile in American history. डोनाल्ड बार की इस किताब को जहन में जरूर रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आगे चलकर एप्स्टीन को समझने में बहुत काम आएगी। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा, हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली व्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। एप्स्टीन ने स्कूल में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी वो अपनी असली जॉब टीचिंग के बजाय दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। जल्दी उसने स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कूल टीचर का इमेज बना लिया। इसीलिए टीचर होने के बावजूद स्टूडेंट्स उसे अपनी पार्टीज में बुलाते, दिल की बातें बताते। लेकिन एप्स्टीन सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली नहीं था। वो स्कूल की फीमेल स्टूडेंट्स पर खास तवज्जो देता, उनसे टीचर होने के बावजूद फ्लर्ट करता, और शायद इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन उसे अचानक स्कूल से निकाल दिया गया। डॉल्टन में न्यूयॉर्क की एलीट के बच्चे पढ़ते थे, और ऐसे ही एक शख्स थे बेयर स्टर्न्स के सीईओ एलन ग्रीनबर्ग। जेफरी की नौकरी जाने का सुना तो उन्होंने उसे अपनी कंपनी में मुलाजमत दे दी। जेफरी एलीट स्कूल से निकलकर एलीट फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म में जा गिरा, और मजे की बात, इस बार भी उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं थी। है ना अजीब सी बात? चले समझाता हूँ। सहाफी कर्बी सॉमर्स अपनी किताब में एप्स्टीन के एक दोस्त स्टुअर्ट पिवर को कोट करते हुए एक दिलचस्प वाकया बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि स्टुअर्ट और एप्स्टीन की पहली मुलाकात एक मशहूर यहूदी कारोबारी शख्सियत जेम्स गोल्डस्मिथ के घर हुई। जी हाँ, जमाइमा के अब्बा और इमरान खान के साबिक ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ। और सहाफी कर्बी सॉमर्स के मुताबिक जेम्स गोल्डस्मिथ के इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसीज से बहुत करीबी ताल्लुकात थे, और यही वो जमाना था जब एप्स्टीन इस्राएली इंटेलिजेंस के रडार पर आया। और फिर क्या था, एप्स्टीन एक के बाद एक गलतियां करता रहा, नौकरियों से हाथ धोता रहा, लेकिन फिर भी तरक्की करता रहा। इसी दौरान जिमी कीन नामी शख्स बेयर स्टर्न में सीईओ के तौर पे काम कर रहे थे। वो बताते हैं कि एप्स्टीन अमीर लोगों की दौलत को छुपाने में मदद करता था। इस काम के लिए आम जुबान में एक और लफ्ज भी है, मनी लॉन्ड्रिंग। बहरहाल 1981 में जेफरी एप्स्टीन एलन ग्रीनबर्ग की कंपनी से फ्रॉड की वजह से निकाला गया, तो इस बार उसने फाइनेंशियल सेक्टर में एक मुलाजिम नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन की हैसियत से कदम रखा। उसने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के एक फर्म की बुनियाद डाली। लफ्ज कंसल्टेंसी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह लफ्ज असल धंधे को पोशीदा रखने के लिए एक नकाब था। वो अमीर कबीर लोगों के लिए फाइनेंशियल रिकवरी कर रहा था, यानी पुलिस या अदालत की कॉम्प्लिकेशन में पड़े बगैर कारोबारी लोग उसकी सर्विसेज लेते, और यूं उनका काम भी हो जाता और शेडी डीलिंग सामने भी ना आती। अमेरिका के बड़े बड़े 2 नंबर लोग एप्स्टीन के क्लाइंट बन गए, और इसी दौरान एप्स्टीन की मुलाकात डगलस लीज नामी एक शख्स से हुई। वो भी जेफरी की तरह एक फिक्सर था, बड़े लोगों का प्रॉब्लम सॉल्वर। बस फर्क ये था कि वो पैसे नहीं, असलहे के मामलात फिक्स करता था,
और उस जमाने में वो मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े वेपन स्मगलिंग ऑपरेशन में शामिल था। दरअसल यही वो वक्त था जब खोमेनी धड़ाधड़ इसराइली असलहा खरीदकर सद्दाम के खिलाफ जंग में मसरूफ थे। लेकिन सिफारती और सियासी मुश्किलात कुछ ऐसी थीं कि यह असलहा डायरेक्टली नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट के जरिए ईरान पहुंचाया जा रहा था, और यह काम डगलस लीज का बिजनेस पार्टनर सऊदी स्मगलर अदनान खशोगी कर रहा था। इस डील से खशोगी के पास पैसा तो बहुत आ गया था, लेकिन कहीं दिखाने के लायक नहीं था, और फिर इस काले पैसे को सफेद करने के लिए खशोगी की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से करवाई गई। रुकिए जरा, इस पूरी ट्रांजैक्शन के एल्गोरिथम को समझिए। खोमेनी इराक के खिलाफ इसराइल से ब्रिटिश इंटेलिजेंस के जरिए असलहा खरीद रहा है, जिसे एक सऊदी स्मगलर ईरान पहुंचा रहा है, और फिर उस सऊदी बिजनेसमैन के पास आने वाला ईरानी पैसा एक अमरीकी यहूदी जेफरी एप्स्टीन सफेद कर रहा है। इसे कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। खशोगी से दोस्ती के बाद एप्स्टीन का मिडिल ईस्ट में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन एक हैरानकुन बात बताऊं, जेफरी एक बार भी असल पासपोर्ट पर सऊदी अरब नहीं गया। शायद उसके हैंडलर्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उसका हर सफर एक फेक पासपोर्ट के जरिए हो रहा था। तस्वीर एप्स्टीन की इस्तेमाल होती, लेकिन नाम फर्जी रखा जाता, और इस फर्जी नाम वाले शख्स को ऑस्ट्रिया का शहरी बताया जाता। डगलस लीज ने जेफरी को सिर्फ खशोगी नहीं बल्कि एक और अहम तरीन शख्स से कनेक्ट करवाया। लेकिन इससे पहले कि हम उस शख्स से आपको मिलवाएं, मैं आपको एप्स्टीन की एक और बड़ी वारदात के बारे में बताना चाहता हूं। 1987 में एप्स्टीन ने एक मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन स्टीव हॉफनबर्ग से मिलकर एक प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। हॉफनबर्ग ने एप्स्टीन को अपनी कंपनी में शामिल किया। नाम याद रखिएगा, टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। 80s के दौरान अमेरिका के फाइनेंशियल सेक्टर में कॉर्पोरेट टेकओवर्स का बूमिंग ट्रेंड था, यानी एक गिरती हुई कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदकर टेकओवर किया जाए, फिर उसमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करके या फिर कुछ हिस्सों में तोड़कर दोबारा महंगे दामों बेच दिया जाए। एप्स्टीन और हॉफनबर्ग भी यही काम कर रहे थे, लेकिन बस एक फर्क था, ये सारा गेम दूसरों के पैसों पर कर रहे थे। बड़े रिटर्न्स का वादा करके ये कंपनी अब तक इन्वेस्टर्स से $50 करोड़ ले चुकी थी। इस रकम से एप्स्टीन और हॉफनबर्ग ने अंधी मचा दी। $multi-million लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स और अमेरिका के महंगे तरीन इलाकों में प्रॉपर्टीज खरीदी। बस जो काम करना था वो नहीं किया। जेफरी एप्स्टीन एक भी कंपनी टेक ओवर करने में कामयाब ना हो सका। 1993 में इस पॉन्जी स्कीम से पर्दा हटा तो टावर्स कंपनी बैठ गई। हॉफनबर्ग के खिलाफ केसेस हुए और 20 साल की सजा भी हो गई। लेकिन सबसे हैरानकुन बात एप्स्टीन पर आज भी ना आई। हॉफनबर्ग ने फ्रस्ट्रेट होकर अदालत में यह तक कह दिया कि एप्स्टीन एजेंसियों का बंदा है, इसीलिए उसे पकड़ा नहीं जा रहा। एक और प्रोजेक्ट फेल हो चुका था, लेकिन अब तक हम एक बात ऑब्जर्व कर चुके हैं, एप्स्टीन kept failing in an upwards trajectory। टावर्स फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद उसकी मुलाकात लेस्ली वेक्सनर से करवाई गई। यहां करवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एप्स्टीन की जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एक ऐसा कट्टर यहूदी जो विक्टोरिया सीक्रेट की लॉन्जरी बेच कर बिलियनेयर बन चुका था, वो भी माजी में एप्स्टीन का कोई भी फ्रॉड या फेलियर देखे बगैर उसके साथ काम करने पर राजी हो गया। शायद वेक्सनर एप्स्टीन की कहानी का सबसे अहम किरदार है, क्योंकि वेक्सनर की आमद के साथ एप्स्टीन की किस्मत चमकने वाली थी। वैसे तो लोग कंपनीज के लिए क्लाइंट्स ढूंढते हैं, लेकिन जेफरी ने 1988 में एक क्लाइंट के लिए पूरी कंपनी बना डाली, जिसका नाम था एप्स्टीन एंड को। एप्स्टीन का पहला और वाहिद पब्लिकली डिक्लेयर्ड क्लाइंट था लेस्ली वेक्सनर। सहाफी विकी वार्ड वेक्सनर के एक एम्प्लॉय को कोट करते हुए लिखती हैं कि वेक्सनर एप्स्टीन के जरिए अपने 2 नंबर काम निकलवाता था। कुछ ही अरसे में एप्स्टीन वेक्सनर का सबसे खास आदमी बन गया, और फिर 1991 में वेक्सनर ने एक बहुत ही एबनॉर्मल हरकत की। मल्टी बिलियनियर वेक्सनर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जेफरी एप्स्टीन के हवाले कर दी, यानी वो वेक्सनर के नाम से चेक साइन कर सकता था, कंपनीज में नए लोगों को भर्ती कर सकता था, वेक्सनर के नाम पे जितनी रकम उधार लेना चाहे ले सकता था। बेसिकली वेक्सनर ने अपने तमाम इख्तियारात एप्स्टीन के हवाले कर दिए थे। अब एप्स्टीन के पास पावर भी थी और पैसा भी, लेकिन उसकी वहशी जिबिल्लत फिर भी बेचैन थी। उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की। हालांकि एप्स्टीन का इस ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं था। होता कुछ यूं कि एप्स्टीन मॉडल्स के सामने स्काउट की हैसियत से अपनी पहचान कराता। ऐसा ही एक वाकया हुआ
जब एप्स्टीन ने एलिशिया आर्डन नामी मॉडल से अपना तारुफ विक्टोरिया सीक्रेट के एक स्काउट की सूरत में करवाया। फोन करके उसने एलिशिया को कैलिफोर्निया बुलवाया। वहां पहुंचकर एलिशिया हैरान रह गई जब एप्स्टीन का पैगाम आया कि मुलाकात होटल के कमरे में होगी। अंदर मौजूद जेफरी एप्स्टीन ने उसे हरासा किया। खौफ के मारे वो भागकर बाहर निकल आई। एलिशिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जल्द ही केस क्लोज हो गया। ये एप्स्टीन के असली चेहरे की एक झलक थी। अब तक एप्स्टीन इस गंदे खेल को कारोबार की शक्ल दे चुका था। कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि डॉगलस लीज ने एप्स्टीन को खशोगी के अलावा भी एक बहुत अहम आदमी से मिलवाया था। उस आदमी का नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। चले आपकी मुलाकात भी मैक्सवेल से करवाते हैं। दूसरी जंग अजीम का जमाना था। हिटलर चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर चुका था। यहूदियों का बुरा हाल था। वो पूरी दुनिया में दरबदर हो रहे थे। ऐसे में रॉबर्ट मैक्सवेल पनाह की तलाश में बरतानिया चला आया। लेकिन उस जमाने में बहुत से दरबदर यहूदियों ने रुख किया फलस्तीन का, जहां उन्होंने बंदूक के जोर पर कब्जा करके दुनिया की पहली यहूदी रियासत इसराइल बना डाली। उधर चेकोस्लोवाकिया से लुटा पुटा आने वाला मैक्सवेल अब लंदन में कदम जमा चुका था। पब्लिशिंग बिजनेस के साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले रहा था। उधर इसराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन दुनिया भर से ढूंढ कर इन्फ्लुएंशियल यहूदियों को इसराइल की मदद के लिए बुला रहा था। उसने रॉबर्ट मैक्सवेल से भी राब्ता किया, लेकिन इससे जो काम लिया गया वो बाकी लोगों से जरा मुख्तलिफ था। दरअसल मैक्सवेल एक ट्रिपल एजेंट था, यानी बज़ाहिर वो काम कर रहा था बरतानिया की MI6 के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन का ख्याल था कि मैक्सवेल हमारे लिए बरतानवी इंटेलिजेंस में शामिल है। हकीकत ये थी कि वो मोसाद के लिए काम करता था। 60s में मैक्सवेल लेबर पार्टी की जानिब से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हो गया, लेकिन पॉलिटिशियन, मीडिया टाइकून और ट्रिपल एजेंट मैक्सवेल की एक और मकरूह आदत भी थी, कम उम्र बच्चियों को जिनसी हवस के लिए इस्तेमाल करने की। सहाफी कर्बी सॉमर्स लिखती हैं कि मैक्सवेल सिर्फ खुद ये काम नहीं करता था, बल्कि दूसरों के लिए अरेंजमेंट्स भी करता। और यही वो जमाना था जब इसराइल ने मैक्सवेल से सबसे बड़ा काम लिया। उसने अमेरिका की 2 नामवर तरीन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज में एक इसराइली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया। इस काम के लिए उसने अमेरिकी सेनेट कमेटी बराए दिफाई मामलात के चेयरपर्सन से काम निकलवाया। एक बार जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो इन दोनों रिसर्च फैसिलिटीज की सारी मालूमात इसराइली इंटेलिजेंस तक पहुंचने लगी। इस बड़े काम के बाद मैक्सवेल का सितारा और जोरों से चमकने लगा। अगले 20 सालों में वो बरतानिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया टाइकून बन गया। लेकिन फिर 1991 में एक दिन वो कैनरी आइलैंड में अपनी यॉट पर वेकेशन मनाते हुए अचानक नीचे गिरा और फिर कभी नहीं उठा। अच्छा भला आदमी कैसे मर गया, आज तक नहीं पता चला। खुफिया एजेंट की मौत की वजह भी खुफिया ही रही। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बरतानवी नेशनल मैक्सवेल की लाश को इसराइल ले जाया गया, जहां उसे रियासत की तरफ से स्टेट फ्यूनरल दिया गया। इसराइली वजीर आजम ने भी उसके जनाजे में शिरकत की और मैक्सवेल के मुतालिक तारीखी अल्फाज कहे। मैक्सवेल इसराइल का दोस्त है, उसकी खिदमात बेमिसाल है। उसने इसराइल के लिए वो कुछ किया जो अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन मरने से कुछ अरसा पहले मैक्सवेल की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से करवाई गई। मैक्सवेल और जेफरी के ताल्लुकात के बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मरने से पहले मैक्सवेल ने जेफरी को अपनी बेटी और जानशीन गिलेन मैक्सवेल से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। उनकी दोस्ती मैक्सवेल की मौत के बाद मजीद गहरी हुई। गिलेन बाप की अचानक मौत के बाद शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। एप्स्टीन उसका सहारा बन गया। दोस्ती रिलेशनशिप में तब्दील हुई। गिलेन लंदन छोड़कर एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क आ गई। यही वो दौर था जब लेस्ली वेक्सनर ने भी एप्स्टीन को पावर ऑफ अटर्नी मुंतकिल की थी और फिर एप्स्टीन के लिए पावर कॉरिडोर्स के सारे दरवाजे खुल गए। गिलेन के सोशल इन्फ्लुएंस और वेक्सनर की फाइनेंशियल मसल के जरिए जेफरी एप्स्टीन ने बिलाखिर वो काम शुरू किया जिसकी वजह से वो आज दुनिया भर में जाना जाता है। आपने वो तो सुना होगा ना कि पैसा बहुत सुकून नहीं। दरअसल ये सच भी है। ताकत, शोहरत, पैसा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जितनी भी हो कम ही पड़ जाती है और इंसान हमेशा और ज्यादा की ख्वाहिश में लगा रहता है। बाइक है तो गाड़ी ले लो, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले लो, 2 गाड़ियां ले लो, फ्लैट है तो घर ले लो, घर है तो फार्म हाउस ले लो। एक वक्त आता है कि इंसान वो सब कुछ खरीद चुका होता है जिसकी उसने कभी भी ख्वाहिश की होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर की भूख और प्यास मिटने का नाम नहीं लेती। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि सुकून सिर्फ मेरे जिक्र में है। और फिर इस भूख और प्यास को मिटाने के लिए ये अमीर लोग अजीब व गरीब हरकतें करते हैं।
ड्रग्स और पार्टीज से लेकर सेक्स ऑर्जीज और वाइफ स्वैपिंग तक इनके नफ्स की भूख उनसे वो कुछ करवाती है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी शर्मा जाएं। एप्स्टीन के हैंडलर्स भी ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन लोगों के लिए एक ऐसी ऑफर बनाई जिससे बड़े से बड़ा तुर्रम खान भी फिसल जाए। ह्यू हेफनर ने 1993 में प्लेबॉय नामी एक एडल्ट मैगजीन लॉन्च किया, जिसके पहले एडिशन के लिए उसने उस वक्त की टॉप हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्लिन मनरो को हायर किया। लेकिन फिर 19 साल बाद 1973 में ह्यू हेफनर ने लॉस एंजलिस में $11 लाख के एवज एक बड़ा सा मैंशन खरीदा और उसका नाम रखा प्लेबॉय मैंशन। मैंशन की उर्दू मानी हवेली या घर के होते हैं, लेकिन यह मैंशन अय्याशी का अड्डा था। यहाँ सेलिब्रिटी पार्टीज होती, ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल होता और अमेरिका की खूबसूरत तरीन मॉडल्स हर वक्त ह्यू हेफनर और उसके मेहमानों की खिदमत पर लगी रहती। यूं समझिए कि एप्स्टीन ने भी अपने दोस्तों की तफरीह के लिए यही काम किया था, बस 2 चीजें मुख्तलिफ थीं। नंबर 1, उसने इस काम के लिए कई घरों के साथ साथ एक पूरा जजीरा भी खरीद लिया, और नंबर 2, वहां अडल्ट नहीं बल्कि अंडर एज लड़कियों को दुनिया भर से स्मगल किया जाता और फिर उसके मेहमानों की वहशी जबिल्लत की तस्कीन के लिए उनके सामने पेश किया जाता। चाहे कोई ह्यूमन ट्रैफिकर हो या सेक्स ट्रैफिकर, दोनों का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म एक सा होता है। पहले ऐसे अफराद की निशानदेही की जाती है जिनकी कोई मजबूरी हो, फिर उस मजबूरी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके उन अफराद को रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकर्स की बात करें तो वो ख्वाब दिखाते हैं कि मुल्क तब्दील करने के बाद आपकी जिंदगी में ऐश ही ऐश होगा, लेकिन एक बार कोई उनके हत्थे लग जाए तो वो उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन का भी यही तरीक़ाकार था, वो कई हरबे इस्तेमाल करता। मिसाल के तौर पे आपको बताया कि वो विक्टोरिया सीक्रेट के स्काउट के तौर पे अपना तारुफ कराता और विक्टोरिया सीक्रेट में काम की ऑफर करके अंडर एज लड़कियों को अपने पास बुलाता, वहां काम दिलवाने का झांसा देकर उनसे हर किस्म की घुनावनी हरकत कराता। गुजरते वक्त के साथ इन लड़कियों की जहन साजी कर दी जाती कि एप्स्टीन और गिलेन उनके मालिक हैं और यहां से भागने की कोई सूरत नहीं। रिक्रूटमेंट का एक दूसरा तरीका यह था कि गिलेन ऐसी लड़कियों पर नजर रखती जो मुआशी तौर पे खुशहाल ना हो, जिनकी जिंदगियों में बाप ना हो और उन पे जिम्मेदारियों का बोझ हो। ऐसी लड़कियों को फाइनेंशियल इंसेंटिव के वादे दिए जाते और उन्हें एप्स्टीन के सामने पेश किया जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये धंधा एक पिरामिड स्कीम की शक्ल इख्तियार कर गया। In a perverted pyramid scheme, Epstein would pay extra for his victims to find more girls for him. The younger, the better. You could tell his addiction wasn't drugs or alcohol. It was definitely young girls. And if I couldn't bring him a girl when he didn't get his obsession, he just would get so mad. How many girls do you think you brought to Jeffrey Epstein? I would say at the minimum 50, but anywhere from 50 to 70 girls. And what were their ages? The same ages of me, 14, 15, 16. I was minor victim 1, and I was 16 years old. I was only 14 years old. I was only 14 years old. I was a 16-year-old high school student. I was only 14 years old when I was introduced to Jeffrey Epstein. इन तमाम लड़कियों को एप्स्टीन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पे ठहराया जाता और वहाँ गिलेन और एप्स्टीन इनकी ग्रूमिंग करते, यानी मुख्तलिफ जिनसी अमल पे आमादा करते और अक्सर इन लड़कियों को जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाते। इस काम के लिए जेफरी ने कई ठिकाने बनाए हुए थे। नंबर 1, पाम बीच मैंशन। नंबर 2, न्यूयॉर्क टाउन हाउस। यहाँ भी छोटी बच्चियों को एक्टिंग के ख्वाब दिखाकर गलत काम कराए जाते। नंबर 3, जोरो रैंच। और चौथा, बदनाम ज़माना लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे दुनिया तो एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है, लेकिन मैं उसे गुनाहों का जजीरा कहता हूं। यह जजीरा कैरिबियन के इलाके यूएस वर्जिन आइलैंड्स में वाक़ है। रुकबा तकरीबन 70 से 78 एकड़ पर मुश्तमिल है। एप्स्टीन ने यह जजीरा 1998 में तकरीबन $8 मिलियन में खरीदा। बाद में उसने आसपास का एक और बड़ा जजीरा ग्रेट सेंट जेम्स भी खरीदा ताकि मुकम्मल प्राइवेसी यकीनी बनाई जा सके। एप्स्टीन ने इस जजीरे की तामीर पर पानी की तरह पैसा बहाया। जजीरे पर एक मेन विला था जिसे द ग्रेट हाउस कहा जाता था, जिसमें स्विमिंग पूल, सिनेमा रूम और मेहमानों के लिए खास कमरे थे। उसके अलावा दर्जनों गेस्ट हाउसेस और कॉटेजेस जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर डिटैच थे ताकि मेहमानों को मुकम्मल प्राइवेसी मिले। लेकिन जजीरे की सबसे खास जगह एक सुनहरे गुंबद वाला कमरा था। जो भी तस्वीरें सामने आई है उससे ये जगह किसी टेंपल की जैसी मालूम होती है। एक ऐसा कमरा जिसे मजहबी रसूमात वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता हो।
लेकिन इस टेंपल में दरअसल क्या काम होता था आज तक किसी ने नहीं बताया। इसके अलावा जजीरे पर एक हेलीपैड और एक प्राइवेट डॉक भी मौजूद था ताकि मेहमानों को हवा और पानी दोनों रस्तों के जरिए जजीरे तक पहुंचाया जा सके। यही नहीं, जजीरे पर अंडरग्राउंड टनल्स का पूरा जाल भी बिछाया गया था, जिनके पीछे क्या राज था कोई नहीं जानता। ये एप्स्टीन और ग्लेन की 4 मेन लोकेशंस थी। दिलचस्प बात यह है कि ये सारी प्रॉपर्टीज जेफरी ने या तो वेक्सनर की मिल्कियत से अपने नाम पे ट्रांसफर कराई थी या वेक्सनर की दी गई रकम से खरीदी थी। अब यहाँ 2 बहुत ही अहम सवाल सर उठाते हैं। वो कौन से लोग थे जिनके लिए एप्स्टीन ने इतना इंतजाम किया, और दूसरा, एक कहावत है कि बनिए का बेटा कुछ देख कर ही फिसलता है, और एप्स्टीन सिर्फ यहूदी नहीं, एक कट्टर कैपिटलिस्ट भी था। तो आखिर एप्स्टीन को इन दोस्तों से ऐसा क्या काम था कि उसने उनकी अय्याशी के लिए अपनी जेब से करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए? दोनों का जवाब दूंगा, मगर पहले जरा मिलते हैं एप्स्टीन के दोस्तों से। लफ्ज क्लाइंट लिस्ट से मुराद है एक ऐसी फहरिस्त जिसमें एप्स्टीन के घुनावने खेल में मुलव्विस एलीट्स के नाम मौजूद हैं। इस वक्त कई लोगों के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि ये जेफरी की प्रॉपर्टीज पे जाकर वहां पे कम उम्र लड़कियों के साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन मैं आपको 3 लोगों से मिलवाता हूँ। पहला नंबर है क्वीन एलिजाबेथ के सबसे छोटे बेटे प्रिंस एंड्रयू का। You've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Yes. You've stayed at his home in Palm Beach. Yes. प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम लगाने वाली खातून का नाम था वर्जीनिया जॉफरी। वो दीगर इंटरव्यूज में प्रिंस एंड्रयू के हाथों ज्यादती के बारे में बता चुकी हैं। Prince Andrew came to her house in London, and we went out to Club Tramp. Prince Andrew got me alcohol. It was in the VIP section. I'm pretty sure it was vodka. Prince Andrew was like, let's dance together. And I was like, okay. And we leave Club Tramp. And I'd hop in the car with Ghislaine and Jeffrey. And Ghislaine said he's coming back to the house. And I want you to do for him what you do for Epstein. She says Prince Andrew abused her 2 more times, once in New York in Epstein's mansion, and again at his Virgin Islands estate. ये साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की तस्वीर है, जिन्हें अपनी खातून सेक्रेटरी के लिबास में ओवल ऑफिस में बैठे दिखाया गया है। ये तस्वीर एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर से बरामद हुई थी। फ्लाइट रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लिंटन 26 मरतबा एप्स्टीन के जहाज में सफर कर चुका था, उसके आइलैंड की सैर भी कर चुका था। क्लिंटन का किरदार मजीद वाज़ेह हुआ जब बीबीसी की एक रिपोर्ट में एप्स्टीन के ये अल्फाज कोट किए गए, क्लिंटन लाइक्स हिम यंग, सो आई गिव हिम यंग। इस आर्टिकल में कम उम्र लड़कियों की बात हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं कि बिल क्लिंटन ने लस्ट की वजह से नुकसान उठाया। सदारत की दूसरी टर्म में उन्हें अपनी सेक्रेटरी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस कायम करने की वजह से इम्पीच भी किया गया था। बहरहाल, और भी कई लोग हैं जिन पर न सिर्फ एप्स्टीन से दोस्ती बल्कि उसके घर और आइलैंड पर आने जाने का भी इल्जाम है। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तो एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए वीडियोस तक मौजूद हैं। बल्कि ट्रंप का एक पुराना इंटरव्यू मंजरेआम पे आया तो उसके अल्फाज ने जलती पे मजीद तेल छिड़काया। I've known Jeffrey for 15 years. Terrific guy. It's even said that he likes beautiful women as much as I do. And many of them are on the younger side. ये तो वो चंद लोग हैं जिनका नाम एप्स्टीन के साथ ज्यादा जुड़ गया है, लेकिन एप्स्टीन के हम्माम में सभी नंगे थे। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स की अहलिया ने गेट्स के एप्स्टीन से ताल्लुकात को अपनी तलाक की एक बड़ी वजह बताया। और तो और चलने फिरने से माजूर स्टीफन हॉकिंग भी एप्स्टीन आइलैंड की जियारत करने वालों में शामिल थे। अब यहाँ इस दूसरे सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों जेफरी एप्स्टीन इन लोगों के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा था, रिस्क ले रहा था, एक ऐसा रिस्क जो बिल आखिर उसकी जान ले गया। ये साल 2005 की बात है। एप्स्टीन का ऑपरेशन कामयाबी से जारी था। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुका था, इतना कॉन्फिडेंट कि उसने एक बड़ी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसे आपको हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक दिन पाम बीच पुलिस स्टेशन को एक फोन मौसूल हुआ। फोन पे एक खातून मौजूद थी और वो कंप्लेन दर्ज कराना चाहती थी। ये एप्स्टीन के करतूत की 14 साला विक्टिम की वालिदा थी। उनकी कंप्लेन दर्ज की गई और पुलिस ने उसे बुनियाद बनाकर इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। पता चला कि एप्स्टीन ने एक नहीं कई अंडरएज लड़कियों को इसी तरीके से मोलेस्ट किया है। 2006 में एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पे रेड पड़ा, जहां से बहुत सी अंडरएज लड़कियों की बरहना पिक्चर्स बरामद हुई। और यही नहीं, पुलिस सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे थी कि घर के हर कमरे में खुफिया कैमरे लगे हुए थे जो इन कमरों में होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जरा सोचें, एप्स्टीन के पास कितने बड़े बड़े लोग आते थे और उसके घर पे न जाने कैसी कैसी हरकतें करते थे।
और एप्स्टीन इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। चंद साल पहले जब पीटीआई हुकूमत फारिग की गई तो उस जमाने में हर तरफ लीक्ड वीडियोस और ऑडियोज का एक तूफान आ गया। मरियम नवाज ने तो एक इंटरव्यू में अपने पास ऐसी कई टेप्स होने का इकरार भी किया। आपके पास और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद साहब, और इसके अलावा हामिद साहब 2 टेप्स और हैं, और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, टेपों का खेल सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता है? ये फिनोमेना पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। जिस तरह मरियम नवाज के पास 2 टेपें थी, इसी तरह एप्स्टीन के पास दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों की घुनावनी तरीन हरकतों की टेप्स थी, और ये टेपें एप्स्टीन अपने हैंडलर्स के लिए बनाता था। किताब डेड मैन टेल नो टेल्स में इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिशियल बेन अरी एक हैरानकुन इंकशाफ करते हैं। बताते हैं कि रॉबर्ट मैक्सवेल थे जिन्होंने एप्स्टीन का राब्ता मोसाद से कराया, और फिर उनकी मौत के बाद गिलेन और एप्स्टीन मोसाद के लिए दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाने लगे। एक आर्टिकल में गिलेन मैक्सवेल की अपनी दोस्तों से गुफ्तगू कोट की गई, जिसमें वो अपनी दोस्तों से खुलेआम कह रही हैं कि हमने इस पूरे आइलैंड पे खुफिया कैमरास लगाए हुए हैं। उनके जरिए हम आइलैंड पे मौजूद मेहमानों की घुनावनी हरकत रिकॉर्ड करते हैं और इसके जरिए फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ हमें एक और सवाल का जवाब मिलता है, लेस्ली वेक्सलर जिसके पैसों पे एप्स्टीन का पूरा धंधा खड़ा हुआ था, आखिर उसे जरूरत क्या थी एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ अटर्नी हवाले करके सारे इख्तियारात देने की? ये समझना आसान हो जाता है जब हम देखते हैं कि लेस्ली वेक्सलर खुद इसराइली इंटेलिजेंस के बेहद करीब समझे जाते थे। 1980s में वेक्सलर ने मेगा ग्रुप के नाम से एक प्रो इसराइल टॉप के यहूदी बिजनेसमैन के लिए क्लब बनाया। अमेरिकी एनएसए के साबिक काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉन छिंडलर कहते हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस मेगा ग्रुप को अपने असासे के तौर पे इस्तेमाल करती थी। अब समझे वेक्सलर ने एप्स्टीन को सारे इख्तियारात किसके कहने पे मुंतकिल किए थे। एक और मजे की बात बताता हूँ, साबिक इसराइली वजीर आजम जो इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं, वो 2013 से 2017 के दरमियान एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज पे 36 मरतबा चक्कर लगा चुके हैं। 2015 में दोनों ने मिलकर कार्बीन के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी में इसराइली इंटेलिजेंस की यूनिट 8200 के साबिका एहलकार शामिल थे। याद रखिए, ये वही यूनिट है जिसके जरिए इसराइल आईटी के सेक्टर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। ये कंपनी 911 कॉल सेंटर्स को एक सॉफ्टवेयर बेचने लगी। इस सॉफ्टवेयर के जरिए 911 पे फोन करने वाले हर शख्स के कैमरा, लोकेशन और सरकारी डेटाबेस में मौजूद तमाम डिटेल्स तक 911 को रसाई मिल जाती। अब आप जरा रिवाइंड करें और याद करें रॉबर्ट मैक्सवेल को। उसने भी इसी तरह अमेरिकी रिसर्च फैसिलिटीज को सॉफ्टवेयर बेचा था और इसके जरिए इन फैसिलिटीज के हर एक ऑपरेशन की डिटेल इसराइली इंटेलिजेंस को मिलने लगी थी। एक बार फिर यही काम एप्स्टीन एहुद बराक के साथ मिलकर कर रहा था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइली इंटेलिजेंस को आम अमेरिकियों की लोकेशंस, कैमरास और सरकारी डेटाबेस में मौजूद डिटेल्स तक रसाई दे रहा था। लेकिन ये जेफरी और बाराक का वाहिद मुश्तरका प्रोजेक्ट नहीं था। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट मुकम्मल कर चुका था और आखिरी दफा रिव्यू कर रहा था कि खबर मेरी नजर से गुजरी। मैंने सोचा कि अगर ये शामिल ना की तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मुलाहिजा कीजिए, ड्रॉप साइट न्यूज की इस खबर के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने इसराइल और मंगोलिया की हुकूमतों के दरमियान एक सिक्योरिटी डील ब्रोकर करने में अहम किरदार अदा किया। एग्रीमेंट से पहले उसने इसराइल और मंगोलिया के ऑफिशियल्स के दरमियान मीटिंग्स अरेंज करवाई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एप्स्टीन के हैंडलर्स कौन थे, इसलिए जरा वापस अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। अब आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। मई 2006 में रेड्स के बाद जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया तो उसे 18 माह कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन यह कैद भी बराए नाम थी। कैद के दौरान एप्स्टीन बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारता। जेल में हर तरह की आसाइश मौसर थी। हफ्ते में 6 दिन वो 12 घंटों के लिए जेल से बाहर काम के लिए जा सकता था। हद तो ये कि उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में सफर करने तक की इजाजत थी। अभी सजा खत्म होने में 5 माह बाकी थे कि रिहाई का परवाना जारी हो गया। फ्लोरिडा में तैनात अटॉर्नी जनरल ने सिस्टम को बाईपास करते हुए एप्स्टीन की प्ली डील मंजूर कर दी। कानून का तकाजा था कि प्ली डील की मंजूरी से पहले एप्स्टीन के हाथों ज्यादती सहने वाले विक्टिम्स को इस बात से आगाह किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक में अमेरिकी जस्टिस सिस्टम को बहुत आला समझा जाता है, लेकिन यहाँ एक आदमी जिसने अनगिनत छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया था, वो अमेरिकी जस्टिस सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारकर रिहा हो चुका था। बाद में जब एप्स्टीन की प्ली डील मंजूर करने वाले अटॉर्नी जनरल अकोस्टा से पूछा कि आपने एप्स्टीन को क्यों रिहा किया, तो उनका कहना था कि मेरे ऊपर शदीद दबाव था। मेरे सुपीरियर्स कह रहे थे कि ये एजेंसियों का बंदा है, इसे फौरन रिहा करो, ये तुम्हारे पे स्केल से बहुत ऊपर की बात है। अगले 10 साल तक एप्स्टीन अनटचेबल था, पूरा सिस्टम उसका ताबे था।
लेकिन जल्द उसके खेल की काया पलटने वाली थी। विक्टिम्स और उनके वकला कई साल से जद्दोजहद कर रहे थे कि किसी तरह एप्स्टीन की रिहाई की प्ली डील को रिवर्स करवाया जाए। फिर आखिर 2019 में विक्टिम्स और वकला की जद्दोजहद रंग लाई। एक फेडरल जज ने एप्स्टीन की प्ली डील को नाजायज और गैर कानूनी करार दिया। साथ ही एप्स्टीन की गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। इन बातों से बेखबर एप्स्टीन उन दिनों पेरिस गया हुआ था। 6 जुलाई के दिन वो पेरिस से वापसी न्यू जर्सी लौटा तो FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के फौरी बाद एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज पे FBI ने रेड्स किए। उसके सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के मुतालिक मजीद शवाहिद बरामद हुए। केस बिल्ड होने लगा, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। गिरफ्तार हुए सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि जेल में एक अजीब वाकया पेश आया। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में कैद था। ये एक फेडरल जेल थी। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत ही मजबूत हिसार था। आजकल जेल स्टाफ को खास ऑर्डर्स थे कि एप्स्टीन पे कड़ी नजर रखी जाए। जेल सेल में उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला ना छोड़ा जाए। कैद खाने के चप्पे चप्पे को CCTV से कवर किया जाए। अभी तक तो ये तदाबीर कामयाब रही थी, लेकिन आज एक बहुत ही अनोखा वाकया होने जा रहा था। आसमान पे तारीकी छाई तो एक एक करके कैदी सोने चल दिए। रात गहरी हो रही थी। उसूल यही था कि कैदी की निगरानी पे मामूर गार्ड्स रात भर चौकस रहे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पे वो सो रहे थे। फिर रात के ठीक 4 बजे CCTV कैमरास अचानक से बंद हो गए, या फिर कर दिए गए। 10 मिनट बाद कैमरास दोबारा चल पड़े, लेकिन उन 10 मिनट में एक अनदेखा फरीक अपना आखिरी वार कर गया था। सुबह 6:30 बजे जब गार्ड्स एप्स्टीन के सेल में पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनके चेहरे पे खौफ और दहशत नजर आई। सेल के अंदर कैदी की लाश पड़ी थी। जेफरी एप्स्टीन के मौत के साथ हजारों राज हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। His brother Mark called me a couple days after he killed himself, and so began this like 3-year-long conversation with Mark Epstein and looking into it in a way I never thought I would. He didn't kill himself. Yeah. He was murdered in his cell. Yeah. And I think that's really meaningful. It's the most secure federal lockup in the United States. How can that happen? Well, it can't happen without state actors involved. But the real question is, who are the other inmates on that cell block? Who are the other inmates? And I went to Department of Prisons, which is part of DOJ, and asked, like, what are their names? Oh, we can't for privacy reasons. Really? Fuck you, actually. Yeah. Sorry. It made me so mad because, of course, if Epstein was murdered, and it's very clear that he was murdered by another inmate. That's right. And we know that a bunch of them were transferred out of that unit right after he died. Who were they? Where are they now? Mm-hmm. Like, why can't we get an answer to that question? So the whole thing that this tape shows that he didn't kill himself is like a joke. But worse than that, it's a joke that we all get. Like, they're not fooling anybody. So I feel like we're at a dangerous point now. एप्स्टीन दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के खुफिया और घुनावनी तरीन हरकतों का राजदार था। सिर्फ यही नहीं, वो एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस ब्लैकमेल ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। जेल में एप्स्टीन एक लायबिलिटी बन चुका था, क्योंकि अगर वो मुंह खोल देता तो दुनिया में एक खलबली मच जाती। इसीलिए एप्स्टीन को खामोश कराना जरूरी पड़ गया था। वैसे भी एप्स्टीन के हैंडलर्स की एक पॉलिसी है, राइज एंड किल फर्स्ट। शायद इसी पॉलिसी पे अमल करते हुए एप्स्टीन को हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया। एप्स्टीन तो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन वो तो इस खेल का खिलाड़ी था। पीछे जो असल हाथ था, जो हैंडलर्स थे, वो आज भी मौजूद हैं, और दुनिया का कोई निजाम उनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करने की जसारत नहीं करता। एक एक करके एप्स्टीन के हर विक्टिम को ठिकाने लगा दिया गया। वर्जीनिया जियोफ्री, वो खातून जिन्होंने पहली बार मीडिया में आकर प्रिंस एंड्रू का असल चेहरा दिखाया था, वो पुरअसरार हालात में मुर्दा पाई गई। फ्रेंच मॉडलिंग एजेंट जीन लुक ब्रुनेल, जो एप्स्टीन के लिए यूरोप से लड़कियां स्मगल करता था, पेरिस में मौजूद अपने जेल सेल में मुर्दा पाया गया। खुफिया हैंडलर्स को जिस से खतरा था, एक एक करके उसे ठिकाने लगाया जा रहा था। लेकिन शायद ये लोग भूल गए थे कि ये 80s या 90s वाला दौर नहीं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी मुट्ठी में हो और जिस तरीके से आप आवाम को ब्रेन वॉश करना चाहें करते जाएं। सोशल मीडिया के जरिए हर आदमी ने अपनी आवाज उठाई। एप्स्टीन स्कैंडल दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। लोगों में गुस्सा था। उनके जहनों में बिल क्लिंटन जैसे अफराद की लार्जर देन लाइफ, सेंट लाइक इमेज जो बनाई गई थी, उसके टुकड़े हो गए थे। इन हाई प्रोफाइल लोगों के असल चेहरे दुनिया पहली बार देख रही थी। लोग मजीद जवाब चाहते थे, और इसी वक्त ट्रंप ने मौके का फायदा उठाकर अमरीकी अवाम के इस गुस्से को वेपनाइज करने का फैसला किया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसने वादा किया कि अगर वो सदर बना तो एप्स्टीन फाइल्स डिक्लासिफाई करके सबके सामने रख देगा।
लोग खुश हो गए क्योंकि ट्रंप उनके सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का वादा कर रहा था। इन फाइल्स के अंदर एप्स्टीन के धंधे में मुलव्विस हर शख्स के नाम मौजूद थे और अवाम जानना चाहते थे कि ये लोग कौन हैं। लेकिन फिर इलेक्शन के नताइज सामने आए, ट्रंप की फतह साथ लाए, लेकिन ट्रंप के व्हाइट हाउस में कदम रखते ही उसने तेवर बदल लिए। Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. Are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. इस इंटरव्यू से सिर्फ चंद महीने पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऑफिशियल पैम बॉन्टी ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कुछ ये कहा था। The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद FBI डायरेक्टर कैश पटेल का ये इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने क्लाइंट लिस्ट के वजूद से ही इनकार कर दिया। Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself? Himself. There is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday. That he trafficked to other individuals. इस वक्त दुनिया भर में ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब देख रहे हैं कि एप्स्टीन के मामले में अमेरिकी सदर जो दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी कहलाता है वो भी बेबस है। कई लोगों का ख्याल है कि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज ना करने की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप भी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अभी पिछले ही दिनों इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स रिलीज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन फाइल्स में उसका भी नाम है। लेकिन फिर कुछ ही देर में मस्क ने ये ट्वीट डिलीट कर दी या उससे करवा दी गई। ये पूरा मामला इसराइल और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुकम्मल तसल्लुत का मुंह बोलता सबूत है। कैसे मिडल ईस्ट में वाक़ एक छोटी सी रियासत ने दुनिया की वाहिद सुपर पावर के कर्ता धर्ता को अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ है। आइंदा जब आप किसी नामी ग्रामी दानिश्वर को इसराइल की नस्लकुशी चीयरलीड करते हुए देखें तो जेफरी एप्स्टीन को ना भूलिएगा। जब आप अमेरिकी सदर को इसराइल के आगे इतना बेबस देखें, I'm not happy with Israel. They don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? तो भी जेफरी एप्स्टीन को याद रखिएगा। जब तारीख का मुताला करके आपके जहन में सवाल आए कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल के तहफ्फुज़ के लिए इराक पे क्यों जंग नाजिल की, खरबों डॉलर का नुकसान क्यों उठाया, तो जेफरी एप्स्टीन का चेहरा याद रखिएगा। रियासत हो या सल्तनत, जब उसके कर्ता धर्ता इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो उनकी हैसियत कठपुतली की सी रह जाती है। इकबाल तो इन वाकयात की 100 साल पहले ही पेशनगोई कर गए थे जब उन्होंने कहा फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है। वैसे मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस के जरिए लोगों को काबू करने का रिवाज इसराइल तक महदूद नहीं। ये रिवाज हमारे यहाँ भी पाया जाता है। फर्क यह है कि वो इलीट्स को अपने इशारों पे नचाने के लिए आइलैंड्स को बक किया करते थे, लेकिन हमारे यहाँ जजेस को इशारों पे नचाने के लिए उनके बेडरूम्स बक कर दिए जाते हैं।